नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। प्रयागराज से खबर सामने आ रही है। इरफान सोलंकी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। 7 साल की सजा से जुड़ी याचिकाओं पर एससी में सुनवाई। इरफान सोलंकी ने सजा को रद्द किए जाने की है अपील। जस्टिस राजीव गुप्ता सुरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच में होगी सुनवाई। तो 7 साल की सजा से जुड़ी याचिकाओं पर हाईकोर्ट में आज होनी है सुनवाई। जस्टिस राजीव गुप्ता सुरेंद्र सिंह की डिवीजन में सुनवाई। इरफान सोलंकी ने 7 साल की सजा कम करने को लेकर लगाई कोर्ट से गुहार। इरफान सोलंकी ने सजा को रद्द किए जाने को लेकर की है अपील। जस्टिस राजीव गुप्ता और सुरेंद्र सिंह के बेंच में आज होनी है सुनवाई। कानपुर के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के ऊपर 7 साल की सजा के बाद में लगातार 7 साल की सजा को रद्द करने को लेकर इरफान सोलंकी ने याचिका दाखिल की है। इरफान सोलंकी ने सजा को रद्द किए जाने को लेकर हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। हाईकोर्ट में आज इस पूरे मामले में 7 साल से सजा से जुड़ी याचिकाओं पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। दो जजों की बेंच आज करेगी इस मामले की सुनवाई। जस्टिस राजीव गुप्ता सुरेंद्र सिंह की डिवीजन की बेंच करेगी सुनवाई। कानपुर की सीसामुंह से विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद से इरफान सोलंकी ने इस मामले में अपील दाखिल की है। 7 साल की सजा जो निचली अदालत से एमपी एमएलए कोर्ट से सुनाई गई है उसको लेकर अपील हाईकोर्ट में की है। हाईकोर्ट में इस मामले में आज सुनवाई होनी है। अब देखना ये होगा कि इरफान सोलंकी पर हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है। क्या पिछली अदालत के फैसले को बरकरार रखा जाता है या इस फैसले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद कुछ बदलाव निकलकर सामने आता है। फिलहाल सजा रद्द करने को लेकर इरफान सोलंकी ने हाईकोर्ट में अपील की है, याचिका दाखिल की है, जिस पर आज 2 जजों की बेंच राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की बेंच करेगी सुनवाई। तो इरफान सोलंकी मामले में हाईकोर्ट में आज होनी है सुनवाई। आगजनी केस में इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा सुनाई गई थी। इस पूरे मामले में इरफान सोलंकी ने सजा रद्द करने को लेकर याचिका दाखिल की। अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट में आज दोनों पक्षों की दलीलों के बाद इरफान सोलंकी की याचिका को लेकर हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता शोएब रिजवी लाइव जुड़ चुके हैं। जी शोएब, इरफान सोलंकी मामले में जिस तरह से आज हाईकोर्ट पर सुनवाई होनी है, सजा को रद्द करने को लेकर ये याचिका दाखिल की गई थी, क्या कुछ आज निकलकर सामने आ सकता है और कब से होनी है सुनवाई? रिपोर्ट में था, हालांकि राज्य सरकार की तरफ से भी एक इसमें जवाबी हलफनामा जो दाखिल किया गया उसमें न सिर्फ इनकी सजा को और बढ़ाए जाने की मांग की है, उम्र कैद की मांग की गई है, सजा को बढ़ाए जाने की मांग की गई है। तो कह सकते हैं कि अब दोनों पक्षों की तरफ यानी मुस्लिम पक्ष इरफान सोलंकी का पक्ष से जो याचिका दाखिल की गई थी उसके जवाब में राज्य सरकार ने दाखिल किया। दोनों पक्षों की तरफ से अपनी दलीलें आज पेश की जानी है, उसके बाद ही तय हो पाएगा। दरअसल इरफान सोलंकी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि न सिर्फ उनकी सजा को रद्द किया जाए, जब तक सजा न रद्द की जाए कोर्ट में जब तक इस पर फैसला न आए तब तक उनकी सजा को रद्द किया जाए। और ऐसी स्थिति में उनकी जो विधायकी है वही बच सकती है, जबकि बाई इलेक्शन घोषित हो चुका है, उनकी सीट पर चुनाव होने वाला है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है इरफान सोलंकी इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट पर जा सकता है, क्योंकि
की उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि न सिर्फ उन्हें बेल दी जाए, जो जेल में दिनों है उनको जमानत दी जाए, साथ ही साथ उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि उनकी याचिका पर जो सुनवाई हो रही है, उनकी जो सजा है उस पर भी रोक लगी रहे, इसकी उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से न सिर्फ उनकी सजा को बढ़ाए जाने की मांग की है, प्रदेश को भी न स्वीकार करने जाने की अपील की है। तो कह सकते हैं कि इरफान सोलंकी लगातार कानूनी तरीके से अपनी बचाव की कोशिश कर रहे हैं। जेल से रिहा होने के लिए उनकी तरफ से जेल की भी याचिका की गई, साथ ही साथ उनको निचली अदालत को एमपीए में जो सजा दी गई है उसको भी रद्द करने की मांग की है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से सजा रद्द करने को लेकर याचिका दाखिल की गई है और इरफान सोलंकी को लेकर क्या लग रहा है आपको कि पिछली अदालत के बाद हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ इरफान सोलंकी के वकीलों की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? जो याचिका दाखिल की गई उसके जवाब में राज्य सरकार ने भी अपना जवाब दाखिल किया है। अब आज अगर इस मामले में आएगा और जिस कोर्ट में सब मामला सुनवाई के लिए है, तो उसके बाद दोनों पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें पेश की जाएंगी। उस दलील के बाद कोर्ट क्या आरोप प्रत्याहार करता है, क्या निर्णय करता है, उसका जरूर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दोनों तरफ से की जा रही है, जहाँ इरफान और जो उनकी सजा है उसको रद्द किया जाए नहीं। अगर जी बिल्कुल शोएब, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखिएगा। और उसके बाद बात करेंगे कानपुर देहात की गद्दा फैक्ट्री में 6 मजदूरों की जलकर मौत के मामले में जो है एक तरफ सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है, तो वहीं फैक्ट्री मालिकों पर भी की गई कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि अग्निशमन अधिकारी कृष्ण कुमार के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के तहत फैक्ट्री मालिकों को सहूलियत देने जैसी स्थिति नजर आई, जिसके बाद जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता ने फैक्ट्री में हुए अग्निकांड और एलपीजी गैस के इस्तेमाल को लेकर कहा है कि फैक्ट्री मालिकों पर हत्या की धारा में कार्रवाई होनी चाहिए। हम बिल्कुल गरीब थे, माँ बच्चा का छोड़ के चले गए थे। हमें कुछ ना चाहिए, हमें मुआवजा ना खेती न किसान नहीं कुछ ना थे। कुछ नहीं आते न खेतवा थे, बिल्कुल गरीब थे। हम बिल्कुल गरीब थे, माँ बच्चा का छोड़ के चले गए थे। तो कानपुर देहात में हुए भीषण अग्निकांड हादसे में गद्दा फैक्ट्री में लगी आग में 6 मजदूरों की मौत के बाद लगातार इस केस में कई जगह पर नियमों की अनदेखी और लापरवाही के साथ इस घटना के घटित होने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जहां पर बिना एनओसी के कानपुर में ये फैक्ट्री चल रही थी, उसके साथ ही साथ घटना होने के बाद जिस तरह से एफआईआर दर्ज की गई थी, एफआईआर में भी कहा गया था कि फैक्ट्री मालिकों को सहूलियत देने के लिए हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर जनपद के ही वरिष्ठ अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में फैक्ट्री मालिकों को बचाने को लेकर या फैक्ट्री मालिकों को सहूलियत देने को लेकर हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक के दबाव के बाद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, धाराओं को बदला गया है, लेकिन जिस तरह से लापरवाही के साथ इस पूरे मामले में। और इसी खबर पर हमारे साथ कानपुर देहात से संवाददाता गौरव शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी गौरव, जिस तरह से बड़ा मामला कानपुर में हुआ है और लगातार कई स्तर पर देखा गया है कि नियमों की अनदेखी की गई, नियमों के साथ खिलवाड़ किया गया और 6 लोगों की जान जिस तरह से गई है, उसमें अब क्या कुछ मामला कहां तक पहुंचा है और पुलिस की कार्रवाई में जो धाराएं बढ़ाई गई थी उसके आधार पर कार्रवाई क्या हो रही है? देखिए पंजाब को बिल्कुल बता दूं कि जिस तरीके से अग्निशमन अधिकारी कृष्ण कुमार ने इस पूरे मामले में एफआईआर कराई थी और जांच अधिकारी देवेंद्र पाल ने अपने जांच के दरमियान धारा 326 को बढ़ाया है, जिसके चलते कहीं न कहीं जो फैक्ट्री मालिकान है, डायरेक्टर है, जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उनकी कहीं न कहीं मुश्किलें अब बढ़ती नजर इस वजह से भी आ रही है, क्योंकि जो धारा 326 है इसके तहत कम से कम 10 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास की सजा और अब दंड भी लगाया जा सकता है। ऐसे में कहीं न कहीं पहले दर्ज किए गए एफआईआर में जो धाराएं लगी थी, इसमें जो व्यवस्थाएं थी वो सहूलियत प्रदान करने वाली थी, क्योंकि 7 साल से कम की सजा थी, उनकी कोई जमानत है वो खड़े खड़े हो सकती थी। लेकिन जब जांच अधिकारी ने इस धारा को बढ़ा दिया है तो कहीं न कहीं अब जो मुश्किलें है वो फैक्ट्री मालिकों की बढ़ती हुई नजर आने वाली है।
अगर बात की जाए कानपुर देहात की औद्योगिक क्षेत्र की, तो तमाम ऐसी 8 फैक्ट्रियां हैं जो मानक विहीन चल रही है, मानकों को 7 तक चल रही है। एनओसी की जो बाहर की एनओसी है वो अब तक उन फैक्ट्री मानकों की नहीं है। अगर की बात की जाए तो मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुरेंद्र सिंह से हमारी बात भी फोन पर हुई थी और उन्होंने हमें समय भी दिया था। तो कहीं न कहीं जो फैक्ट्रियां है कानपुर देहात की 90% ऐसी फैक्ट्री है जिनमें आज भी एनओसी नहीं है। तो कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही अग्निशमन विभाग की भी मानेंगे, जिला प्रशासन की मानेंगे, तो कहीं जब हादसा होता है इसके बाद फैक्ट्री सील की जाती है, तमाम कार्रवाई की जाती है। और अगर यही कार्रवाई समय रहते कर दी जाए, आज वो 90% फैक्ट्रियां तो जिनमें एनओसी नहीं है उनको अगर आज बंद कर दिया जाए, कार्रवाई की जाए, तो कहीं न कहीं फैक्ट्री संचालक जो है, जो मालिकान है, वो अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेंगे। जो मजदूरों के जान के साथ खिलवाड़ करे तो कहीं न कहीं व्यवस्थाओं में सुधार किया जा सकता है समय रहते। अगर जो जिम्मेदार जिले के अधिकारी है वो समय रहते चेक जाए और कार्रवाई करने लगे। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से बिना एनओसी के फैक्ट्री चल रही थी, फायर ब्रिगेड की बात करें, फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को लेकर और साथ ही साथ जिस तरह से हल्की धाराओं में कल मुकदमा दर्ज किया गया था, इस पूरे मामले में लगातार भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने लापरवाही इस केस में जगह पर बरती है। तो अधिकारियों को लेकर विभागों की तरफ से क्या कुछ जानकारी आ रही है? क्या कुछ कार्रवाई इसमें होगी या मात्र लीपापोती ही की जाएगी? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से कार्रवाई की शुरुआत हुई थी तो उसे लीपापोती कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि जांच के दरमियान धाराएं बढ़ाई जा रही हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो सरकार से थोड़ा मामला है, अधिकारी उनके हैं, तो उनका तो ये आश्वासन जरूर होगा कि मामले में कार्रवाई होगी। लेकिन इस पूरे मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कानपुर देहात आए थे, मजदूरों को पकड़ने से मिले थे, अस्पताल गए, घायलों से उन्होंने मुलाकात की और जो उनसे हो सकता था उसकी आर्थिक मदद भी की। साथ ही उन्होंने कानपुर देहात जिला प्रशासन के साथ सरकार पर सीधा सवाल भी किया था और काउंटर अटैक करते हुए उन्होंने कहा था कि ये फेलियर जो है वो सरकार का, क्योंकि अगर सरकार से पहुंची तो जिला प्रशासन लापरवाही भरा रवैया नहीं अपना सकता था। और व्यवस्था जो आज होनी शुरुआत हुई है जो उस समय होती जब मजदूर जिंदा थे। तो सवाल ये खड़ा होता है, कल हमारी मजदूर की पत्नियों से बात हुई, उन्होंने आधार कार्ड दिया तो नाबालिग जो जिसकी मौत हुई है उसकी आधार कार्ड में उसकी डेट ऑफ बर्थ 2012 है। प्रियंका, ये सोचने वाली बात होगी कि 12 वर्ष का वो मृतक मजदूर नाबालिग जिसकी मौत हो जाती है घर की मजबूरी के चलते वो जो है कमाने निकल गया। हालांकि परिजन उसकी दबाव बनाते रहे कि वो नहीं जाएगा, जब उसके पिता घर पर नहीं थे तो लोगों के साथ कमाने निकल गया, क्योंकि घर की जो मजबूरी थी, मायूसी की परेशानी थी, वो उससे कहीं न कहीं देखी रह गई और जब वो कमाने निकल गया तो पहले ही हादसे का शिकार हो गया। तो सबसे बड़ी तकलीफ की बात उस परिवार के लिए होगी कि जिसकी मजबूरियां थी, जिस मजबूरियों को दूर करने के लिए वो बेटा कमाने निकल गया और 12 साल की मेहनत उम्र में घर की मजबूरियां मातम में तब्दील हो गई। लोगों को रोगों का बुरा हाल है, लोग तड़प रहे हैं। एक मृतक ऐसा मजबूर था जिसकी मां रो रही थी और वो इस तरीके से तड़प रो रही थी कि बेटे को छोड़ करके उसका पिता चला गया, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें जमीन नहीं चाहिए, कागजात नहीं चाहिए, अगर कुछ दे सकता है तो कोई मेरे बच्चों के पिता को ला के दे दे। तो ये दुख भरी दास्तान है, लोगों की तकलीफ है, चीख पुकार है, तो किसी से सुनता नहीं बनेगी। प्रियंका जी बिल्कुल गौरव, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद अगली खबर संभल से सामने आ रही है, जहां एक महिला के करंट की चपेट में आने से दो महिला अपने घर के बाहर आंगन में बैठी हुई थी, तभी महिलाओं के ऊपर हाई टेंशन तार टूटकर गिरा। बिजली की चपेट में आने से दोनों महिलाएं झुलस गई हैं, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से झुलसी महिलाओं और बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पूरा मामला धनारी इलाके के गांव गढ़ा का है। बिजली की चपेट में आई दो महिलाओं के ऊपर गिरा हाई टेंशन तार। कार टूटो, जैसे कार टूटो, हम तो पलंग रहते हैं, कार टूटने के बाद देखो खटिया परी हुई है, वहाँ पे लेडीज बैठी, बच्चा भी बैठे और एक जनानी भी थी। कोई बात नहीं, कार टूटा, उनके ऊपर गिरा। जैसे ही हमें खबर मिली, जैसे ही बच के आए, फिर बिजली विभाग को फोन किया तो बिजली विभाग कटवाई। जब उनको देखा तो स्थिति ज्यादा खराब थी, उन्हें फिर हॉस्पिटल भेज दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि प्रदेश की जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिलने वाला है, हमने पूरी तैयारी कर ली है। इसके साथ ही भूपेंद्र चौधरी ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी देश को कमजोर कर रहे हैं। राहुल विदेशों में जाकर देश विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। यूपी में भारतीय जनता पार्टी संगठन की दृष्टि से हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली और हमने उन विधानसभाओं को सदस्यता अभियान में भी फोकस करा और अधिकतम सदस्यता का लक्ष्य, घर घर सदस्यता के लिए संपर्क करना,
ये हमने पूरी तैयारी कर ली। जैसे भी आचार संहिता लगेगी, हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर और बहुत जल्दी प्रत्याशी घोषित करके योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद योगी जी को और बीजेपी को मिलेगा। राहुल गांधी का समाज में जातीय द्वंद्व, टकराव, भाषा के नाम से विवाद और देश को कमजोर करने की साजिश के साथ लगातार कांग्रेस काम कर रही है। और जिस प्रकार का व्यवहार राहुल गांधी का है, जिस तरह की बयानबाजी, देश विरोधी बयानबाजी विदेशों में जाकर राहुल गांधी करते हैं, तो उनके चरित्र को और कांग्रेस के एजेंडे को प्रदेश की, देश की जनता समझ चुकी है और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब इन तौकीर रजा जैसे लोगों के बयानों को बहुत गंभीरता से लोग लेते नहीं, और ये समाज में नफरत पैदा करने वाले लोग हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस तरह के बयानों को बहुत गंभीरता से लेती नहीं, और जिस प्रकार का उत्तर प्रदेश का वातावरण है, इनका एजेंडा, जो इनका निगेटिव एजेंडा है इस तरह के लोगों का, तत्वों का, वो उत्तर प्रदेश की। अगली खबर मथुरा से है, जो बारिश का कहर देखने को मिला है। बता दें कि प्राथमिक विद्यालय के एक कमरे की छत भरभरा कर गिर पड़ी, जिस पर हादसा देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई, जिसके बाद लोगों ने स्कूल प्रिंसिपल को सूचना दी। पूरी घटना मथुरा के एक प्राथमिक विद्यालय की बताई जा रही है। खबर अयोध्या से है, जहां रामनगर नगर पंचायत के चेयरमैन ने मनमाने ढंग से अतिक्रमण हटाने के नाम पर बीजेपी कार्यकर्ता की पुश्तैनी भूमि पर बनी कोठरी पर बुलडोजर चलवाया, जिसके बाद एसडीएम ने भी माना कि चेयरमैन ने अतिक्रमण हटवाने में मनमानी वाला रवैया अपनाया है, जिसके बाद एसडीएम ने अतिक्रमण हटाने को लेकर ईओ से रिपोर्ट मांगी है। मैं इंद्रमणि उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी का जिला पदाधिकारी हूँ। आज हमारे घर पे पिताजी भी नहीं थे, बड़े पिताजी भी नहीं थे, तो रामनगर चेयरमैन के द्वारा राजनीतिक विद्वेष में जो नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सपोर्ट किया था, तो इस वजह से एक और राजनीतिक इनका विद्वेष था। इसलिए आज पूरा ये एक तरफा कार्रवाई करते हुए पूरा हमारा घर गिराने का कार्य किया इन्होंने। रामनगर चेयरमैन रामचरण पाठक जी का एक कार्य थे जो बहुत अनैतिक हुआ। हमारा राजनीतिक विद्वेष में जो मार्ग पे अतिक्रमण नहीं है, उस मार्ग को इन्होंने तहसील प्रशासन से लेकर और न्यायालय तक झूठ बोल के ये दिखाया कि इस पे अतिक्रमण है। जो नगर पंचायत के अभिलेखों में 3 मीटर दर्ज है और 3 मीटर से ज़्यादा बनी भी है, उस पर भी अतिक्रमण दिखा के आज बलपूर्वक पूरे नगर पंचायत को लेके आए हैं। और रोड की एक तरफ 17 फुट और दूसरी तरफ 10 फुट, टोटल 28 फुट इन्होंने तोड़ दिया हमारी तरफ। मथुरा की गोवर्धन में करोड़ों की लागत से बहुउद्देशीय हब बनेगा। जमीन अधिग्रहण को लेकर गोवर्धन में बहुउद्देशीय हब के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण धनराशि दी गई है। गोवर्धन में बहुउद्देशीय हब के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 21.403 हेक्टेयर भूमि की संशोधित प्रारंभिक लागत 8,273.71 लाख रुपए की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रथम किश्त के रूप में धनराशि का 35% यानी कि 2,895.80 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गई है। आपको बता दें कि विशिष्ट स्थितियां, मानक और गुणवत्ता की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की रहेगी। खबर रामपुर से है, जहां मुस्लिम युवक ने धर्म छुपाकर हिंदी युवती से शादी कर ली, जिसके बाद युवती कुछ हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों के साथ रामपुर की कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उसने एक युवक को धोखे से शादी करने का आरोप लगाते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। बता दें कि महिला का कहना है कि वह 6 महीने से गर्भवती है। आरोपी उसके करीब 15 लाख रुपए लेकर फरार हो चुका है। मेरा साथ ना बहुत बुरा हुआ। एक तो मुझे 5 महीना का प्रेग्नेंट करके छोड़ा, और जो मुस्लिम लड़का था और मुझे हिंदू बन के शादी करा है सर, और अब भी भाग गया है। और मैं कहाँ के रहने वाली हैं? सर मैं तो खास में वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से हूँ। मैं बैंगलोर में 9-10 साल से रह रही हूँ। तो वो लड़का और मेरा भी बैंगलोर में ही मुलाकात हुआ था। उसने रवि नाम करके, हम लोग को एक सैलून फील्ड से कुछ फंक्शन में मिले थे, नंबर वगैरह एक्सचेंज हुआ सर, हमारा बातचीत हुआ। तो इसने क्या बोला था, मेरा फैमिली नहीं है और मैं अनाथ हूँ, ये है बोल के। सर मेरा भी अपना, मेरा पापा नहीं है,
तो मुझे भी लगा यार अनाथ है, मैंने भी बचपन से प्यार नहीं मिला था, तो दोनों से ऐसा ही दोनों से प्यार व्यार हो गया, तो हम लोग साथ में रहने लगे सर। तो 1 साल बाद क्या हुआ सर, ये रामपुर ही है, रामपुर में हम लोग ने, इसने बोला चल हम लोग घूमने आएंगे बोल के सर इधर हम लोग ने मंदिर में शादी कर लिया, मंदिर में शादी किया। और मंदिर में तो लेकिन मुझे मंदिर नहीं पता है, लेकिन इधर हम लोग घूम के आके फिर सर बैंगलोर रिटर्न हो गया था, 1-1.5 महीना बैठ के इधर घूम के। तो फिर मेरा एक फ्रेंड है तो इधर रामपुर से ही है, वो मुझे 2-3 साल से मैं उसको जानती हूँ, तो मैंने उससे बात किया, मैं तुम्हारा गांव में आके हम लोग घूमने आए थे, शादी करने करे ऐसा बोलने से इसने बोला तुम्हारा हस्बैंड का फोटो भेजो। तो हस्बैंड का जब मुझे फोटो भेजी मैंने उसको, तो उसने बोला था अरे ये तो मैं जानता हूँ ये बंदा को, ये रवि नहीं है, ये रशीद है। जी सर, तो मैं शॉक हो गया, मैं बोला कि तूने मुझे क्यों झूठ बोला, क्यों किया, ये लेडी तुझे जानता है? तो बोलता है मैं उसको नहीं जानता हूँ, तो तुम सच्ची बताओ। तो वो जो मेरे फ्रेंड थी उसको उसका फैमिली लोग सब चाचा को सबको जानता है सर। अभी सर मेरा साथ मतलब एक तो सर मेरा से पैसा लेके गया है, मतलब 12-13 लाख उसका ऊपर मैंने इतना खर्चा किया है सर। मेरा उधर से सैलून था उसमें भी फ्रॉड करके गया, पार्टनरशिप में पैसा लेके भाग गया सर, और 5 महीना का प्रेग्नेंट करके वो किया है। अभी सर वो इंसान इतना झूठ बोल सकता है, तो मुझे कुछ नहीं पता है सर, क्या झूठ है क्या सही है मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे तो आप बोलते बिना शादी। बात करेंगे अगली खबर को लेकर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, कहा बीजेपी संविधान को खत्म नहीं कर पा रही है तो आरक्षण के हक को मारने के लिए अलग अलग तरीके निकाल रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।